चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की हमारी इस कक्षा को। मंगलाचरण मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिनके दर्श व जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर, जम कर अभी जो जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को, जो जो भव जलधि के पार है, भव चक्र के संहार में जो प्रतिसा पार उतारती, जग जालमय एकांत को, जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। नय चक्र के तार में जो चतुर है प्रतिबोध, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर मन नमन निज भाव को, को जिन जिन गुरु गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को, जिन पर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेद्य जन। ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र की हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी। विगत दिनों में यात्राएं करते हुए घूमते फिरते हुए अभी हम 15 मिनट पहले वापस घर पहुंच गए हैं और आज से हमारे को कक्षा प्रारंभ करनी है। शायद कुछ विद्यार्थियों तक सूचना नहीं पहुंच पाई, थोड़ी बहुत पिछली चर्चा करेंगे और कुछ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण यहाँ चल रहा था कि ये जो व्यवहार नए है, ये व्यवहार नए क्यों जनवाणी में स्थान दिया गया। इसे व्यवहार नए कार्यकारी है क्या कार्यकारी है? ये प्रकरण जब यहाँ चला तो टोडरमल जी साहब ने एक तो समय सार की 8वीं गाथा को उद्धृत किया और न केवल 8वीं गाथा को उद्धृत किया, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 3 ऐसे तर्क दिए
जिससे ये सिद्ध किया गया कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। आप कितना भी प्रयत्न कर ले, वे व्यवहार के बिना आपका काम चलेगा नहीं, ये कहना था टोडरमल जी साहब का। और 3 महत्वपूर्ण तर्क दिए, आप करके देख लीजिए प्रैक्टिकल। भाई निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। आप किसी अनजान व्यक्ति को ये बात समझा करके देखो, वो क्या समझेगा? मेरे समझ में नहीं आ रही है, मेरे तो क्या कह रहे हो आप क्या रहे हो, बात कुछ गले नहीं उतर रही। फिर व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है, उसे नर नारक आदि पर्यायों के माध्यम से जीव के विशेष करके जब व्यवहार से समझाते हैं तो बात समझ में आती है। इसी तरह से एक और स्टेप उठाया गया जिसमें कहा निश्चय से तो वस्तु अभेद है। अब यदि व्यवहार का सहारा नहीं लो उस अभेद वस्तु में भेद करने वाला, तब भी बात समझ में नहीं आएगी, बात गले नहीं उतरेगी। इसी तरह से जब चारित्र की चर्चा की, मोक्ष मार्ग की चर्चा की, तो कहा निश्चय से तो वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन व्यवहार से बोले परद्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा ये चर्चा की जाती है कि व्रतशील संयम आदि को हम चारित्र कह देवे, मोक्ष मार्ग कह देवे। संयोग से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये उभयाभासी प्रकरण प्रारंभ हुआ है, जिसके उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित टोडरमल जी साहब। माने सहजी सुमेल है इस तरह का कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आज प्रवचन नंबर शायद 256 या 257 नंबर का प्रवचन था, वहां से ये चर्चा उभयाभासी प्रकरण शुरू हुआ और रोजाना यही चर्चा चलेगी। अभी देखिए इन तीनों बातों को कहने के बाद टोडरमल जी ने एक बात कही थी कि भैया लेकिन इनका श्रद्धान मत करना। कहने का मतलब जब नर नारकादिक को जीव कहा गया तो आप नर नारकादिक को ही जीव नहीं समझ लेना, आप ऐसा नहीं समझ लेना कि ये नर नारकादिक ही जीव हैं। जब भेद करके समझाया गया तो आप भेदों को ही वस्तु का स्वरूप मत मान लेना। जब व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा व्यवहार से, तो इस व्यवहार को ही परमार्थ मत मान लेना। ये सारी बातें यहां कही गई थी। देखिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये सारा प्रकरण कहने के बाद पेज नंबर 52 अपने पास जो सामने पुस्तक है, एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया कि यार आपने जितनी भी बातें कही टोडरमल जी साहब या डॉक्टर भारेल साहब, ये जितनी बातें हमने यहाँ पढ़ी है, इन सारी बातों को पढ़ करके हमें एक बात महसूस हो रही है कि ये व्यवहार नहीं तो दूसरों को समझाने के लिए। किसी को समझाना हो आत्मा तो शरीर आदि से समझाया, अभेद वस्तु थी भेद करके समझाया, मोक्ष मार्ग समझाना था तो व्रतशील संयम आदि से समझाया। तो दिमाग में प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये व्यवहार नए पर को ही उपदेश में कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है? प्रश्न समझ में आया क्या? बड़ा सुंदर और मार्मिक प्रश्न है कि क्या यह व्यवहार नए पर को ही उपदेश में कार्यकारी है या अपना भी कोई प्रयोजन साधता है? बात तो ऐसी लग रही थी कि ये पर को उपदेश में ही कार्यकारी दिखाई दे रहा था। व्यवहार में नहीं होगा तो समझा नहीं पाएंगे, व्यवहार में नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, व्यवहार में नहीं होगा तो बात गले नहीं उतरेगी। ये बहुत तरह की बातें दिलो दिमाग में उठ रही थी। इतना सुंदर जवाब दिया है पंडित जी साहब ने। जो लोग व्यवहार का निषेध करते हैं, जो लोग व्यवहार को नहीं मानते हैं, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि व्यवहार क्या काम का है यार, आत्मा का कल्याण तो निश्चय से होगा। दुनिया भर में लोग इस तरह के हैं, आत्मा का कल्याण तो निश्चय से होगा भाई साहब, और अपन तो निश्चय वाले हैं। देखो अपन तो निश्चय से बात करते हैं। क्या व्यवहार में दम क्या है? व्यवहार में उलझे रहते हो आप, और अपने को कोई पंडिताई थोड़ी ना करनी है। जिन्हें पंडिताई करनी हो वे व्यवहार नय का उपयोग करके दूसरों को समझाने में लगे। हमें तो भैया आत्म कल्याण करना है, इसलिए हमारे लिए तो निश्चय ही उपयोगी है, व्यवहार की कोई जरूरत हमें लगती नहीं है। ऐसे लोगों को समझाते हुए यहाँ बहुत सुंदर समाधान दिया। भैया आप भी माने कौन? वैभव जी आप भी हैं? आप भी मतलब कौन? संयम जी, सुष्मित जी, आप भी भानेन्द्र जी साहब, आप भी महेंद्र जी, मतलब आप भी का मतलब समझ गए आप?
आप भी मतलब हमारी चर्चा चल रही है। जब तक निश्चय नय से निरूपित वस्तु को न पहचाने, क्या अजय जी साहब, जब तक निश्चय नय से निरूपित वस्तु को, प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। हमारे लिए कह रहे हैं हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। मतलब कब तक, बोले व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नए कार्यकारी है। लो, हमें वस्तु का निश्चय करना है कि नहीं करना है। अकेला दूसरों को समझाने की बात नहीं है, हमें भी तो समझना है ना आत्मा कैसा है, हमें भी तो समझना है वस्तु स्वरूप कैसा है। दूसरों को समझाने की बात पंडितों के लिए हो सकती है, लेकिन अपने आप को समझने के लिए आत्मार्थी व्यक्ति को निश्चय और व्यवहार दोनों को जानना पड़ेगा। व्यवहार की शैली को समझना पड़ेगा, व्यवहार ने क्या कह रहा है, व्यवहार ने की शैली किस प्रकार की है। जब तक निश्चय की को न पहचाने, निश्चय को पहचान लिया तो व्यवहार का काम खत्म हो गया। अभी हम इनमें विरोध अविरोध की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ बड़े सुंदर उदाहरण देकर के दादा ने चर्चा की है, शतरंज के खिलाड़ियों का उदाहरण देकर के। प्रसंग आगे बढ़ेगा तो चर्चा करेंगे, अभी देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं हम। जब तक निश्चय से प्ररूपित, माने निश्चय नहीं के द्वारा कही गई वस्तु को न पहचाने, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे। माने व्यवहार मार्ग से भी वस्तु का निश्चय होता है, व्यवहार मार्ग भी वस्तु का निश्चय कराने वाला है। आपने वो श्रीमद राजचंद्र जी साहब की वो पंक्ति सुनी पड़ी होगी, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। सुनी होगी ये लाइन। मेरे तो जो पीपीटी बनाई हुई है ना इसकी निश्चय व्यवहार के संदर्भ में, वेद प्रभेद वाली, उस पीपीटी के अंदर भी मैंने सारा बड़े सुंदर चार्ट वगैरह बना करके सब प्रयोग किए हैं। सब ओपन टू ऑल है, वो सबको जगह जगह दुनिया भर में भेजी हुई है सबके लिए। तो वो उसमें भी मैंने नीचे अंतिम जो समापन किया प्रकरण का, वहां ये लाइन दी मैंने श्रीमद राजचंद्र जी साहब की, असली व्यवहार वही है जो निश्चय तक पहुंचाए। वही व्यवहार व्यवहार है जो निश्चय तक पहुंचाने का काम करे। उसे क्या व्यवहार कहें जो निश्चय का विरोधी हो, उसे क्या व्यवहार कहें जो निश्चय की बात का प्रतिपादन नहीं करे। इनमें अभी प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, निषेधक निषेध्य संबंध, निषेध्य निषेधक संबंध, इन संबंधों की चर्चा यहां से शुरू हो रही है। बस विरोध अविरोध की चर्चा मार्मिक प्रकरण है। तो व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें, इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार ने कार्यकारी है। परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे, व्यवहार को उपचार मानकर वस्तु को भली प्रकार से समझे, तब तो ठीक, तब तो कार्यकारी हो। परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर बैठ जाए, निश्चय की जैसे ही व्यवहार को भी सत्य ही मानकर बैठ जाए, सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे, तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। इस संबंध में आपको ध्यान होंगे, हमने पीछे कई उदाहरण दिए थे आपको। अब जो लोग YouTube पर बाद में सुनते हैं उनके लिए तो 15 नंबर के बाद में 16 नंबर की क्लास नेक्स्ट डे हुई। जो लाइव सुनते हैं उन लोगों के लिए 7 दिन का गैप हो गया। तो जिनके लिए 7 दिन का गैप हो गया उनको रिपीट करते हैं तो उन्हें लगता है, क्योंकि भूल जाते हैं ना बात, और जो बाद में सुनेंगे उनको ऐसे लगेगा कि कल तो बताई थी आज फिर कह रहे। ये ऐसा ही है स्वरूप, ऑनलाइन लाइव चलता है ना, तो इसी तरह की स्थिति बनती है। चलिए खैर जो भी स्थिति है, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको चाय के पैकेट का, मैंने एग्जाम्पल दिया था अम्मा जी को हिला करके दवाई दे देना। मैंने आपको, देखो जिस जगह पर दवाई का नाम लिखा होता है उसे फेंक देते हैं, और जहां दवाई होती है वहां दवाई का नाम लिखा नहीं होता है। लेने योग्य क्या है, ये कह रहे हैं यदि उस रैपर को भी निश्चयवत जानकर, टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, वो तो उपचार मात्र था, लेकिन उस रैपर जो कि व्यवहार था
उसको भी उपचार मात्र मानकर ठीक प्रकार से समझे तब तो ठीक है, लेकिन यदि उस रैपर को निश्चयवत सत्यभूत मानकर ऐसा ही है, यही दवाई है, यही दवाई है, देखो यहाँ लिखा, डॉक्टर ने कहा था, यहाँ लिखा हुआ है, तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। इसलिए बात को यदि भली प्रकार न समझे तो अर्थ का अनर्थ हो जाए, और बात को यदि भली प्रकार समझ लेवे तो एक कर्म काटने में समर्थ हो जाए, ऐसा है। आज हमारे जो YouTube पर जो चल रहा है उसके ऊपर लाइव चैटिंग चल नहीं रही है, पता नहीं, कोई व्यक्ति यदि YouTube पे प्रश्न करेंगे तो हमारे पास में प्रश्न नहीं आएंगे, दिख नहीं रहे हैं। देखिए बात क्या कहना चाहते हैं, मैं कितने उदाहरणों से इस बात को सिद्ध कर सकता हूं, उल्टा अकार्यकारी हो जाए। कहा क्या था, तू कर क्या रहा है। माने किसी व्यक्ति के, समझ लीजिए बहुत बड़ा तेल के पीपों का काम था, तेल का, घी का काम था, और छापा पड़ने की जैसी खबर आई तो उसने कहा एक काम करो, पीछे जमीन में अपने जो वो गड्ढे हैं ना, सारा घी वहां छुपा दो। तो नौकर ना समझ, उन्होंने घी के पीपे खोले और सब वहां जाकर के छिपा दिए, उसको घी डोल दिया, सारा का सारा सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। भैया हमने घी छिपाने के लिए कहा था, इसका अर्थ ये है घी के डब्बे छिपाना है, क्या क्या अर्थ होगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ इस तरह का, जैसे डॉक्टर ने कहा घुटनों में दर्द था, बोले सीढ़ियां मत चढ़ना। ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं चढ़ेंगे, उतरना चढ़ना बंद है बिल्कुल, तो तबीयत ठीक नहीं होगी। नहीं तो 5-7 दिन बाद में वो व्यक्ति अपना पैर लेकर के आया कि फ्रैक्चर हो गया। कि क्या हो गया, कि डॉक्टर साहब आपने मना किया था सीढ़ियां चढ़ने के लिए, मैं पीछे बालकनी से पाइप से उतरता चढ़ता था। अब क्या करें भैया, तुझे सीढ़ियां चढ़ने के लिए मना किया है, इसका अर्थ तू ये उठपटांग काम करेगा कि साहब आपने ही तो कहा था, तो अब टांग टूट गई तो क्या करें। यदि यथार्थ रीति से इन बातों को न समझे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए। कितने उदाहरण दे सकते हैं, युगल जी बाबू जी का तो प्रसिद्ध उदाहरण है, आदमी देख के कचरा डाल देना, है ना। नई नई बहू आई थी, कचरा इकट्ठा किया झाड़ू लगा करके पहली मंजिल पर, कि कहाँ डालूं अम्मा जी, बोले उधर खिड़की से फेंक देना, लेकिन ध्यान रखना आदमी देख के डालना, आदमी देख के डालना। अम्मा जी तो कह करके चली गई। 10 मिनट बाद में अम्मा जी वापस लौट करके आई, और वो बहू खड़ी थी वहीं पे खिड़की पे, कि क्या कर रही है, अभी तक कचरा नहीं डाला क्या। कि क्या करूं अम्मा जी, कोई आदमी नहीं आया। आपने कहा था आदमी देख के डाल देना, अभी तक कोई आदमी निकला ही नहीं इधर से। भैया देख करके डाल देने का अर्थ है किसी आदमी के ऊपर मत डाल देना, अर्थ तो ऐसा है। आप उसका क्या अर्थ समझ रहे हैं, निश्चयवत व्यवहार को सत्यभूत मानकर, क्या बोलो, निश्चयवत व्यवहार को सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है। नहीं नहीं आपने तो ऐसा ही कहा था, दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछ लो इसका क्या अर्थ लगाया जाता है, तो ऐसा ही अर्थ होता है। बोले उल्टा अकार्यकारी हो जाएगा। देखिए बात कहते हैं, निश्चय और व्यवहार नय के कथनों में जो परस्पर विरोध दिखाई देता है वह विषयगत है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या क्या कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार के कथनों में विरोध है, आपस में कथनों में विरोध है, विषय में विरोध नहीं, नहीं विषयगत विरोध है, ध्यान देना, वस्तु में विरोध नहीं है। विषय में भी विरोध कह सकते हो आप, विषयगत विरोध है, क्योंकि दोनों के विषय न्यारे न्यारे हैं। एक इस बात को विषय कर रहा है, दूसरा दूसरे दृष्टिकोण से विषय कर रहा है, लेकिन समर्थन तो दोनों कर ही रहे हैं। अभी 26 जनवरी वाले प्रवचन में मैंने बात कही ना, संसद में बैठने वाले भले ही विरोधी पार्टी के हों, आपको लग रहा है विरोधी पार्टी के हैं, लेकिन समर्थन तो देश का ही कर रहे हैं। पक्ष, देश के पक्ष में तो विरोधी कोई भी नहीं है, दोनों ही देश के समर्थन में ही बात कर। नहीं नहीं साहब ये तो विरोधी पार्टी का है, उल्टी बात करेगा। अरे उल्टी बात नहीं करेगा, देश के हित में बात करेगा। ऐसे ही निश्चय ने व्यवहार के बारे में कहे ये तो विरोधी पार्टी का है, व्यवहार ने निश्चय के बारे में कहे ये तो विरोधी पार्टी का है। भैया निश्चय ने भले ही व्यवहार का विरोध किया हो, व्यवहार ने भले ही निश्चय ने का विरोध किया हो, आपस में एक दूसरे का विरोध भले ही दिखाई दे रहा हो,
लेकिन वस्तु के विरोधी दोनों नहीं है, वस्तु स्वरूप के विरोधी दोनों नहीं है। वस्तु स्वरूप के समझने के लिए यह निश्चय और व्यवहार दोनों उपयोगी हैं, उपादेय हैं, ऐसा समझ वस्तु स्वरूप समझने के लिए। लेकिन कथन में विरोध दिखाई देता है। बड़े गजब के वाक्य लिखे आगे, अनेकांतात्मक वस्तु में जो परस्पर विरोधी धर्म युगल पाए जाते हैं, उनमें से एक धर्म निश्चय का और दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। एक निश्चय का विषय बनता है, दूसरा धर्म व्यवहार का विषय बनता है। होता है, स्वरूप ही इसी प्रकार का है। कुछ जिस दृष्टि से निश्चय व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते हैं, उसी दृष्टि से वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। गजब हो गया, जिस दृष्टि से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं उसी दृष्टि से पूरक भी हैं। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, ये बात कुछ गले नहीं उतर रही है। कारण कि वस्तु जिन विरोधी धर्मों को स्वयं धारण किए हुए हैं, उनमें से एक कथन निश्चय और दूसरे का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनों ने एक पक्ष को ही विषय करने लगे तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाएगा। अतः वस्तु के संपूर्ण प्रकाशन एवं प्रतिपादन के लिए दोनों नए आवश्यक हैं, अन्यथा वस्तु का समग्र स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाएगा। बहुत सरल शब्दों में ये बात कह दी है, दोनों ही नए जरूरी है। एक नित्य की बात करता है, दूसरा अनित्य की बात करता है। एक अभेद की बात करता है तो दूसरा भेद करके बताता है। यदि आप अभेद वाले को स्वीकार करोगे तो भेद पक्ष क्लियर नहीं हो पाएगा। यदि आप भेदों को ही चर्चा करोगे तो अभेद पक्ष क्लियर नहीं हो पाएगा। अभेद की अपनी कीमत है और भेद की अपनी कीमत है। जब आपको गाड़ी में हवा भरवानी होती है तो खुले पैसे ही चाहिए होते हैं, उनकी अपनी कीमत है। और अभेद की अपनी कीमत है। जब आपको बहुत सारे नोट रुपए सिक्के ले जाने होते हैं तो फिर आप बंधे हुए बड़े नोट चाहिए होते हैं। आपको आप 2000 वाले नोटों को तलाशते हो कि नहीं साहब, पंडित जी ने आज तो खुले की बहुत कीमत बतलाई थी, हमें 2-2 हजार के नोट नहीं, हमें तो 2-2 रुपए के सिक्के चाहिए। तो फिर क्या करेगा? हो गई तेरी तो यात्रा, फिर हो गया तेरा तो सफर, तो कैसे लेकर के जाएगा उनको? दोनों की अपनी उपयोगिता है। और जहां भेद कर दिए जाए, अभेद की कितनी उपयोगिताएं, भेद कर दिए जाए तो उपयोगिता 0 हो जाती है कभी कभी। जैसे 2000 का नोट है, इस 2000 के नोट की कितनी कीमत है भाई साहब? बोले क्या प्रश्न कर रहे हो आप भी बेहुदा सा। 2000 के नोट का जो कीमत है वो 2000 रुपए की है। उसकी कीमत कितनी है? 2000 के नोट की 2000 रुपए तो है कि हाँ जी बिल्कुल। अब उसके कर दो टुकड़े, हाथ में उठाओ और 2 टुकड़े कर दो। अब बताओ इसके भेद करने के बाद में कीमत कितनी है? बोले अब इसकी कीमत 0। जरा वो 2 टुकड़े 2000 के नोट के ले जाकर के किसी दुकान पर चलाओ तो कीमत कितनी है? बोले कीमत 0 हो गई। बोले ये क्या चक्कर है कि अभेद था तो बहुत कीमत थी और भेद हो गया तो कोई कीमत नहीं रही। बड़ी विचित्र प्रकार की परिस्थितियां हैं। निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में ये विविध प्रकार के प्रसंग यहाँ बतला रहे हैं। ये कह रहे हैं भैया सुनो, कई जगह पर भेद काम आते हैं और कई जगह पर अभेद काम आते हैं। जब आप वोट डालने के लिए जाओगे तो आपकी अभेदता काम नहीं आएगी, वहां फिर भेद ही काम आएगा कि नहीं वो मेरी वाइफ आ नहीं सकी, उसकी जगह भी डाल लेता हूं मैं वोट। कि नहीं हम दोनों तो एक ही हैं, हम दोनों तो एक ही है। कि नहीं चलेगा भैया, ऐसा नहीं चलेगा, फिर तो 100% भेद ही दिखाई देंगे। देखिए जहां एक और आगे बढ़ते हैं, इनके संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चाएं, बड़े विशेष प्रकार के संबंध हैं और इन संबंधों का भी बड़ा एक अलग अद्भुत स्वरूप है। जहां एक और निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, वहीं दूसरी ओर व्यवहार और निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध भी है। आपके समझ में आया क्या प्रतिपाद्य प्रतिपादक क्या होता है और निषेध्य निषेधक क्या होता है? पहले इन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए, बड़े मार्मिक शब्द हैं, उपयोगी भी हैं। प्रतिपाद्य, प्रतिपादन करने योग्य,
ये जहां लग जाता है प्रतिपाद्य, द आधा द और ये आधा द और ये मिलकर के द्य बना है प्रतिपाद्य। और प्रतिपादक, तो प्रतिपादक में अंत में क है। ऐसे ही निषेध्य, इसमें अंत में य अक्षर है, और एक है निषेधक, इसमें अंत में क अक्षर है। य और क, यह माने योग्य और क माने करने वाला। ऐसा मोटा मोटा अर्थ बतला रहा हूं मैं आपको समझने समझाने की दृष्टि से। जैसे ज्ञेय जानने योग्य, और ज्ञायक ज्ञान करने वाला, ध्येय ध्यान करने योग्य, क्या साध्य साधने योग्य, और साधक साधना करने वाला। क्या ख्याल में आ रही बात? ऐसे ही प्रतिपाद्य प्रतिपादन करने योग्य, और प्रतिपादक बोले प्रतिपादन करने वाला। ऐसे निषेध्य निषेध करने योग्य, यह लग रहा था ना बीच में, और निषेधक निषेध करने वाला। तो क करने वाले के अर्थ में और यह योग्य के अर्थ में। हमने 5-7 एग्जाम्पल दे दिए आपको इस तरह से, आप लगा करके देखिए उसे। हेय, ज्ञेय, प्रतिपाद्य, प्रमेय, ठीक है ना, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, उपादेय माने क्या है, ग्रहण करने योग्य। ऐसे सब जहां जहां लगाएंगे आप बहुत शब्द मिल जाएंगे इस तरह के। तो ये कुछ शब्दों की इस तरह की विशिष्ट, इसकी कोई व्याकरण से कोई संबंध नहीं है, मैं कोई इसको व्याकरणिक नियमों के ऊपर घटा रहा हूं ऐसा नहीं है। ये तो अपनी बुद्धि की उपज है और इसके अलावा कुछ नहीं है जो अपन ने इस तरह के अर्थ निकाले हैं। मैंने कहीं शास्त्रों में पढ़ा नहीं है, नहीं किसी से सुना है, लेकिन सुनाया बहुत बार है। अर्थ घटित होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, बात समझ में आती है। तो प्रतिपाद्य माने प्रतिपादन करने योग्य, जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसे समझना है, वो प्रतिपाद्य है। अब जो समझा रहा है वो कहलाएगा प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला है, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा शब्द दिया, ये लिया निषेध्य माने निषेध करने योग्य, बोले ये निषेध्य है, ये निषेध करने योग्य है, और ये निषेधक है, ये निषेध करने वाला है। अब कौन निषेध्य और कौन निषेधक, कौन प्रतिपाद्य और कौन प्रतिपादक, अब इसमें यहाँ आपको निश्चय व्यवहार में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तुरंत शब्दों से समझ में आ जाएगा। भैया प्रतिपाद्य क्या है, समझाना किसको है, समझना किसको है, बोले निश्चय तो प्रतिपाद्य है और व्यवहार नए प्रतिपादक है। निश्चय वाली बात को, निश्चय की बात को व्यवहार नए समझाता है। जैसे देखिए, हम आपसे ये कहें कि असली की गंगा जो हिमालय से निकली है और गंगोत्री से वहां से चली और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरी, ये जो असली गंगा है ये तो है प्रतिपाद्य। और हमने बोर्ड पर नक्शा बना करके कहा देखो ये हिमालय है यहाँ, और यहां से ये नदी गई और यहां जाकर के देखो गंगोत्री में गिर गई, बोर्ड पर समझाया हमने। ये क्या था, ये व्यवहार वाली गंगा है क्या? क्योंकि ये व्यवहार से निश्चय को समझना है। कोई व्यक्ति ये पूछे परीक्षा में, मास्टर जी ये पूछे कि बताओ हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की दूरी कितनी है, और कोई विद्यार्थी जवाब लेते हुए लिखे कि सर 1 फीट, तो सही होगा कि गलत होगा? अब जवाब के जब कॉपियां चेक होकर के आई नंबर मिले 0, तो सर बिल्कुल सही था सर, कि क्या बात कर रहे हो, ये यही पढ़ाया था तुम्हारे को? कि हाँ सर आपने बोर्ड पर यही बतलाया था, मैंने उस समय फोटो भी खींची थी और आप अभी वापस बतलाइए। फिर उसको नाप करके दिखाया, देखिए 1 फीट है। बोले ये व्यवहार था, ये प्रतिपादक था, प्रतिपाद्य तो कुछ और था, समझाना कुछ और था, ये तो शैली मात्र थी। तू इसको ही पकड़ करके बैठ गया, उंगली से चंद्रमा दिखाया जाए और तू उंगली पकड़ करके बैठा है, ये ऐसी भूल कर रहा है ये व्यक्ति। प्रतिपाद्य कुछ और है, जो असली गंगा प्रतिपाद्य है और नक्शे की गंगा प्रतिपादक है।
बच्चों को जब ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, पूरे नक्शे बतलाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, तो बतलाया जाता है यहाँ अमेरिका है, नागपुर से कानपुर की दूरी कितनी बतलाओ। तो कई बच्चे ऐसे मजाक बनाते हैं, नागपुर से कानपुर की दूरी कितनी है, बोले 1 बिलात की। ये नागपुर है और ये कानपुर है, और ये नाक से लेकर के कान तक की दूरी ऐसा 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 थोड़ी ना। बच्चों के वो जो बिजनेस खेलते हैं, उसमें एक तरफ अलग शहर होगा, दूसरी तरफ अलग शहर होगा, ऐसे चलता है। बच्चे पहले वैसे कार्ड्स के माध्यम से खेलते थे, तो सब पता नहीं क्या स्थिति, अब तो सारे गेम मोबाइल में आ गए हैं। ये सब समझने समझाने के लिए हैं, नक्शे भरवाते हैं बच्चों से, समझाते हैं। भैया मैं यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक शब्द को समझा रहा हूँ। प्रतिपाद्य कुछ होता है और प्रतिपादक कुछ होता है। मेडिकल साइंस में समझाया जाता है, नक्शों के माध्यम से समझाया जाता है, पीपीटी के माध्यम से बतलाया जाता है। यहाँ से यहाँ ये देखो, यहाँ ये है, यहाँ ये है, योजनाएं बनाई जाती है, युद्ध क्षेत्र की योजनाएं बनाई जाती थी, मॉडल बना करके उन चीजों को समझाया जाता है। 3D मॉडल्स वगैरह बनते हैं, इस जगह पर ये, इस जगह पर ये देखो यहाँ से यहाँ ये, तो थोड़ा सा उसका एक आइडिया लगता है। हमारा ढाई द्वीप का मॉडल बना, इंदौर में बन रहा है ढाई द्वीप, उसके मॉडल को देख करके। अब ढाई द्वीप का मॉडल जो बनाया, वो मॉडल बनाया 6 फीट बाई 6 फीट में, ठीक है। अब असली ढाई द्वीप कितने में बनेगा, बोले 100 फीट बाई 100 फुट में। तो बोले ये जो 100 फीट बाई 100 फुट के अंदर बना है, ये भी असली नहीं है, ये भी मॉडल ही है। अभी तो मॉडल का भी मॉडल बनाया है। आप लोगों ने देखा क्या? 100 बाई 100 की दूरी में जो 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है, उसका मॉडल 100 फीट बाई 100 फीट में बनाना है। तो बोले क्या करें, बोले यार 100 फीट बाई 100 फीट के अंदर बनाओगे, पहले इसका एक मॉडल बना लो। वो भी तो मॉडल ही बन रहा है। किसकी अपेक्षा से क्या व्यवहार हो जाता है। माने ये जो 6 फीट बाई 6 फीट का बनाया गया, ये प्रतिपादक है। प्रतिपाद्य क्या होगा, इसकी दृष्टि से प्रतिपाद्य हो जाएगा 100 बाई 100 के अंदर इंदौर में ढाई द्वीप में बन रही रचना, वो प्रतिपाद्य हो गया। फिर वहां जब जाकर के खड़े होंगे 100 बाई 100 की रचना में, तो फिर वो हो जाएगा प्रतिपादक, और प्रतिपाद्य हो जाएगा असली 45 लाख योजन का ढाई द्वीप। तो कब वो व्यवहार निश्चय की तरफ बढ़ता हुआ सा दिखता है, और कब वो ऊपर चला जाता है, कब कौन सा निषेध की श्रेणी में चला जाता है, ये बड़ी विचित्र प्रकार के प्रयोग होते हैं एक दूसरे की दृष्टि से। इसका निषेध करके ये, फिर इसका निषेध करके ये। तो जो निषेध करने वाला है वो निश्चय है, और जिसका निषेध किया जा रहा है, जो निषेध करने योग्य है, वो व्यवहार है। इसलिए देखिए यहाँ जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जचे जहां जचे जिस शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है, जैसे व्यवहार की चर्चा चल रही, व्यवहार, निश्चय और व्यवहार, ऐसा क्रम कहा, तो निश्चय और व्यवहार में संबंध कौन सा है, प्रतिपादक प्रतिपाद्य नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, सब नए चक्र पढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा बारीकी में बात कर रहे हैं। निश्चय और व्यवहार में प्रतिपादक और प्रतिपाद्य संबंध नहीं हो सकता। जैसे देखिए, राम और सीता में क्या संबंध है, तो कहा पति पत्नी का संबंध है। तो कहा सीता और राम में क्या संबंध है, कि वही तो है पति पत्नी का संबंध, कि नहीं, पत्नी पति का संबंध है। आप समझ रहे, कौन पहले था और कौन बाद में था, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। राम और सीता, तो पति और पत्नी ऐसा कहना पड़ेगा। आपने कहा सीता और राम, तो पत्नी पति का संबंध होगा, ऐसा कहलाएगा। पति पत्नी नहीं कहेंगे आप सीता राम के संबंध में। ऐसे ही यहां निश्चय व्यवहार के संबंध में प्रतिपाद्य प्रतिपादक। अब बोलो निषेध्य निषेधक कहना है, निषेध्य निषेधक संबंध किसमें है, तो आपने फटाफट कह दिया निश्चय व्यवहार में। बोले नहीं, व्यवहार निश्चय में। विद्यार्थी वर्ग को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं 4 ऑप्शन देख करके कि सही क्या है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ निषेध्य निषेधक संबंध
व्यवहार और निश्चय में है, निश्चय व्यवहार में नहीं। तो साहब निश्चय व्यवहार में पूछना हो तो बोले निषेधक निषेध्य कहो। क्या साहब भानेन्द्र जी साहब ख्याल में आ रही है बात? माने शब्दों का फर्क है, थोड़ा सा हमारे को समझना पड़ेगा इन बातों को, तभी बातें अच्छे से ख्याल में आएगी। मैं समझता हूं चारों शब्दों के अर्थ आपके समझ में आ गए होंगे। अभी इनके विरोध अविरोध की बड़ी सुंदर चर्चा करने वाले हैं। देखिए जरा, निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार उसका प्रतिपादक है। इसी प्रकार व्यवहार निषेध्य है और निश्चय उसका निषेधक है, क्योंकि निश्चय निषेध करने वाला है, व्यवहार निषेध करने वाला है, व्यवहार का निषेध किया जाता है। समय सार में भी इसी प्रकार की बात कही है। देखिए, एवं व्यवहारिणो वड़ी सिद्धो जानने चैणेण निश्चयणया सिदा पुण्य मुनिनो पावंतिने वाणम। इस प्रकार निश्चय ने द्वारा व्यवहार ने निषिद्ध हो गया जानो। निश्चय ने का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 272 नंबर गाथा है समय सार की। निश्चय ने आश्रित श्रमण जन प्राप्ति करें निर्वाण की, ऐसा। इस संबंध में पंचाध्यायीकार के विचार भी द्रष्टव्य हैं, जो इस प्रकार हैं। देखिए इनके संबंधों की चर्चा, माने ये संबंध जो दादा ने बतलाए हैं, प्रतिपाद्य प्रतिपादक निषेधक निषेध्य, ये जो संबंध यहाँ बतलाए हैं, ये संबंध शास्त्रों में से निकाल करके बतलाए हैं। शास्त्रों में आपको पर्टिकुलर इस तरह की बातें कोई मुख्य रीति से मिल जाएं ऐसा नहीं है, लेकिन इन बातों का इतना सुंदर खुलासा किया है, आप सोच सोच करके दंग रह जाएंगे, यार क्या गजब खुलासे आए हैं। प्रतिपाद्य प्रतिपादक के संबंध में, निषेधक निषेध्य के संदर्भ में, परस्पर में इनका क्या आपस में सामंजस्य है, आपस में इनके रिलेशन किस प्रकार के हैं। निश्चय और व्यवहार नहीं, क्योंकि व्यवहार और निश्चय नहीं, कुछ भी कहिए आप, उनको यहाँ बतलाया है। देखिए नीचे पढ़ते हैं अपन, क्योंकि अपने पास में समय सीमित है। पंचाध्यायीकार प्रथम अध्याय और श्लोक 598 और 599 दो श्लोक प्रस्तुत किए हैं। सीधा अनुवाद पढ़ता हूं। व्यवहार नय प्रतिषेध्य माने निषेध करने योग्य, व्यवहार है प्रतिषेध्य, तस्य प्रतिषेधकश्च परमार्थ है, और निश्चय नय उसका प्रतिषेधक अर्थात निषेध करने वाला है। बोलो ख्याल में आई बात? माने जो बात ऊपर कही जा रही थी वही बात पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी भी कह रहे हैं, और इसी तरह से व्यवहार के निषेध करने की चर्चा समय सार में भी की गई। तो व्यवहार ने निषिद्ध हो गया, निश्चय ने निषेधक हो गया। नीचे देखिए, बढ़ाइए भैया, स्क्रीन घुमाइए थोड़ा सा। व्यवहार नए प्रतिषेध्य है और निश्चय नए उसका प्रतिषेधक अर्थात निषेध करने वाला है। अतः व्यवहार का प्रतिषेध करना ही निश्चय नय का वाच्य है। लो, निश्चय नय का काम ही है व्यवहार का विरोध करे, निश्चय नय का काम ही है कि व्यवहार का विरोध करे, उसका निषेध करे, उसकी बात को काटे। अरे भाई साहब, बड़े गजब के संबंध है इनमें, बहुत ही गजब का स्वरूप है। अभी सुनो, आगे पढ़ते हैं अपन। ये वाक्य तो समझ में आ गया होगा। व्यवहार का प्रतिषेध करना माने व्यवहार का निषेध करना, माने व्यवहार की बात को काट देना, माने व्यवहार की बात पर तुरंत चौकड़ी मार देना, यही निश्चय नय का वाच्य है। निश्चय नय का काम ही यही है। जैसे क्या द्रव्य सद्रूप है और जीव ज्ञानवान है, द्रव्य सद्रूप है और जीव ज्ञानवान है, ऐसा कथन व्यवहार नय है, और न इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चय नय है, जो कि सब नयों में मुख्य है, नयाधिपति है। सुनना, एक बहुत मार्मिक बात हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए कहना चाहता हूं, परीक्षा देनी है आप लोगों को। निश्चय नय के लिए न तथा लक्षण देते हैं, आगे भी आएगी चर्चा।
पंचाध्यायीकार की दृष्टि से निश्चय नहीं किसका नाम है? बोले न तथा। सुनो, निश्चय की बात को व्यवहार कभी नहीं काटेगा, व्यवहार की बात को तो निश्चय काटेगा, निश्चय की बात को व्यवहार कभी नहीं काटेगा। और इस बात को आगे बादाम की मैगी का उदाहरण देकर के, बादाम का उदाहरण देकर के बड़े गंभीर ढंग से प्रस्तुत किया है। अभी 2-3 दिन अपना यही प्रकरण चलने वाला है और बड़ा मार्मिक विषय है और आनंददायक है। निश्चय नहीं का विषय क्या है बोलो? तो पंचाध्यायीकार कहते हैं न तथा। न तथा का मतलब बोले तुम जो भी कहोगे ना वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस ये निश्चय का लक्षण है। निषेध करना ही निश्चय नहीं का काम है। व्यवहार में कहा आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य, बोले ऐसा नहीं है, इतना ही नहीं है, न तथा। निश्चय ने उस बात को काट दिया। बोले आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, बोले ऐसा नहीं है। कि द्रव्य सतरूप है, बोले न, यहाँ क्या लिखा इस पैराग्राफ में? न इस पद से निषेध करना ही निश्चय नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, न ऐसा नहीं है। अच्छा, जीव ज्ञानवान है, बोले नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि पंचाध्यायीकार का यह कहना है, अपन पढ़ेंगे इस बार पंचाध्यायीकार के नए भी, थोड़ा सा समय लगेगा वहां तक पहुंचने में, हो सकता है महीने 2 महीने से ज्यादा लग जाए। पंचाध्यायीकार का यह कहना है कि जो कहा जा रहा है वो सब व्यवहार है, कहना व्यवहार है, बोलना व्यवहार है। आप जो बोलोगे वस्तु वैसी नहीं है, वस्तु और बहुत कुछ है कि साहब इसमें क्या गलती है, जीव ज्ञानवान है। क्यों निषेध कर रहा है निश्चय ने? इसलिए निषेध कर रहा है कि ज्ञान जैसे अनंत है, तुम ज्ञानवान क्यों कह रहे हो? समझ में आई क्या बात? ना तथा इसलिए कहा जा रहा है, अच्छा साहब वस्तु अनंत गुण वाली है ऐसा कहा, तो पंचाध्यायीकार का कहना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा वस्तु नहीं है। कि साहब अनंत गुणात्मक कह रहे हैं, आप तो सही कहो इस बात को कि नहीं नहीं ये सब कहना व्यवहार है। क्यों? क्योंकि वस्तु में अनंत गुणों के साथ साथ में असंख्यात प्रदेश भी है, अनंत शक्तियां भी है। बोले वो छूट गया। आप पूरी बात कह नहीं सकते हो, जितना कहा जा रहा है वो सब अपूर्ण ही कहा जा रहा है। जितना बोला जा रहा है वो 100% बोला ही नहीं जा सकता है। आप जितना भी बोलेंगे वो सब समझने समझाने के लिए ही बोलेंगे। इसलिए पंचाध्यायीकार पांडे राजमल जी का कहना है, निश्चय नहीं तो जो है सो है, बस मौन, बस जो है सो है वो निश्चय है। इसलिए उसको नयाधिपति भी उन्होंने कहकर के पुकारा है। वास्तव में इनके द्वारा जो निश्चय नय का लक्षण बनाया गया, ये परम शुद्ध निश्चय नय को लक्ष्य में रख करके बनाया गया है, इसलिए इसको नयाधिपति कह दिया है। सब नयों में मुख्य है, टॉप है, उसका कोई निषेध नहीं कर सकता। वो जो है सो है, अनादि अनंत ध्रुव परम पारणा में त्रिकाल एक रूप रहने वाला वही निश्चय है। बोले जिसका निषेध हो जाए वो तो व्यवहार हो जाता है। जिसका कोई निषेध कर देवे, जिस बात को कोई काट देवे, वो सब व्यवहार, निषेध व्यवहार है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, जब व्यवहार, अब बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया है और बड़ा सुंदर उसका जवाब भी दिया है और शतरंज के खेल का उदाहरण देकर के समझाया है। दादा की उपज है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। किताब सामने नहीं होती तो हम रोचक ढंग से उसको और ढंग से समझाते, लेकिन सामने किताब है तो पढ़ेंगे एक एक लाइन दादा वाली। मैं सच में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जीवन में एक बार तो कम से कम पूरी लाइन टू लाइन पढ़ करके रिकॉर्डिंग में आ जाए। मैं तो अभी बिना पढ़े सारी बातें समझा सकता हूँ, सब इतने सालों में सब बुद्धि में बैठ गया है हर चीज, लेकिन फिर भी लगता है एक बार रिकॉर्डिंग में जिनको लाइन टू लाइन पढ़ना हो उनके लिए पूरा नए चक्र हो जाए लाइन टू लाइन पढ़ते हुए। और फिर जब दोबारा चलाएंगे अपन एज ए रिवीजन, तो फिर आपको ऐसा चलाएंगे हम, एक दिन में एक पीरियड में पूरा नए चक्र पढ़ा देंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हमने इंदौर में प्रयोग किया है, साहब दादा के भी मौजूद थे। ये बात है सन 2006 की, 2006 में, और दादा आकर के बैठते थे मेरे नए चक्र की क्लास में। जिन्होंने ये नए चक्र लिखा वो खुद बैठते थे आकर के, और उस समय के वीडियो, दादा के वीडियो शूट करने के लिए जाता था, उसने मेरे भी वीडियो शूट किए। हमने पूरे इस नए चक्र में
जो कि 2 साल में हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इनको हमने 10 दिन के 10 लक्षण पर्वों में वहां पढ़ाया। बोले 3 दिन में निश्चय व्यवहार प्रकरण लिया, 4 दिन में, फिर 2 दिन में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाला प्रकरण लिया, 6 दिन हो गए, या 1 दिन में चलाया होगा वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाला प्रकरण। फिर 1 दिन में नैगम आदि 7 नयों का प्रकरण लिया, 1 दिन में ज्ञान नए शब्द नए अर्थ ने लिया, कितने हो गए, 6-7 दिन हो गए, और फिर 3 दिन में 47 नयों को लिया। ऐसे ऐसे 10 दिन में पूरा नए चक्र पढ़ाया। देखो यहाँ बात क्या कहना चाह रहे हैं, बड़े सुंदर चर्चाएं लाइन टू लाइन हो जाए इसलिए यहाँ अपन पढ़ रहे हैं। एक सुंदर प्रश्न उठाया है यहाँ, 4 दिन में 8 नए पढ़ाए निश्चय व्यवहार, कई बार वो तो चलाते ही अपन लोग। देखो, जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरोधी कैसे हो सकता है? व्यवहार ने आखिर प्रतिपादन किसका किया? निश्चय का ही किया है ना, तो विरोधी कैसे हो सकता है? जहां एक और यह बात है, वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि यदि निश्चय व्यवहार में विरोध नहीं है आपस में, तो फिर निश्चय व्यवहार का निषेध क्यों करता है? समझना बात देखो, अभी मैं इस प्रश्न को समझने में 2 मिनट लगेंगे कम से कम। निश्चय नय ने व्यवहार का निषेध किया, बराबर, और व्यवहार नय निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है, व्यवहार निश्चय को समझा रहा है और निश्चय उस व्यवहार का निषेध कर रहा है। ये बात कुछ हमारे को गले नहीं उतर रही है, ये बात कुछ हमारे को हजम नहीं हो रही है, ये बात हमारे को ऐसा लग रहा है ये तो बिल्कुल बहुत गलत है भाई साहब। बात 2-4 पेजों के अंदर इसका खुलासा करेंगे। भाई जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तुम उसका निषेध क्यों कर रहे हो? जो व्यवहार ने निश्चय को समझा रहा है, निश्चय उसका निषेध क्यों कर रहा है? और यदि निश्चय निषेध कर रहा है तो फिर व्यवहार प्रतिपादन क्यों कर रहा है? भला ये क्या है? ये बात विरोध अविरोध के संदर्भ में ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है हमारे को। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? प्रश्न समझ में आया क्या? हमारे विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं, बोलो संभव भाई, समझ में आया क्या है? जी भाई। संयम, ख्याल में आ रही है बात? आप लोग सब कैमरे बंद रखते हो तो ऐसा, कैमरे तो सबके ऑन होने चाहिए। निमित्त अजमेरा, ख्याल में आई क्या चर्चा? जी भाई साहब। व्यवहार जो है ये कैसा है? प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला है, मतलब व्यवहार बोलने वाला है, बोलने का काम व्यवहार ने का है, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो निश्चय नहीं है। आप सोचिए, व्यवहार ने यदि नहीं होगा तो निश्चय को कौन समझाएगा? व्यवहार के बिना निश्चय को कौन बतलाए? ये तो पीछे सिद्ध कराए हैं अपन, व्यवहार न हो वासदी, पीछे पीछे अपन ने सिद्ध किया, जय न भी सक्तम अणज्जो अणज्य भाषम, पीछे पीछे अपन 8वीं गाथा के आधार पर सिद्ध कर चुके हैं। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, व्यवहार के बिना निश्चय को समझाया नहीं जा सकता, व्यवहार के बिना निश्चय का काम नहीं चल सकता है। तो व्यवहार नहीं तो समझाता है निश्चय नहीं के बारे में, व्यवहार नहीं तो मतलब भले ही भेद करके समझा रहा है, समझा तो अभेद को ही रहा है। निश्चय अभेद की बात करता है, व्यवहार में भेद की बात करता है, लेकिन भेद की बात भी भेद के लिए नहीं करता है, भेद करके भी समझाता तो अभेद को ही है। व्यवहार ने व्यवहार के लिए थोड़ी ना कलम चलाई है, व्यवहार ने समझाया तो निश्चय को है। सारी चर्चा तो निश्चय के लिए की जा रही है। देखिए, गंभीरता से विचार करें तो इसमें अनुचित लगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां लोक में भी देखने में आती हैं, और शतरंज के खिलाड़ियों का एक सुंदर उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया। बड़ा रोचक उदाहरण है। शतरंज तो खेलते ही होंगे आप लोग, खेला ही होगा है? हर बुद्धिमान व्यक्ति का प्रिय खेल होता है शतरंज। जो नहीं खेलते हैं मैं उन्हें गैर बुद्धिमान नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी शतरंज के 2 खिलाड़ी हैं, उन्हें आप मित्र कहेंगे या विरोधी? क्या कहेंगे बोलो? शतरंज के 2 खिलाड़ी हैं, आप उन्हें मित्र कहेंगे या विरोधी कहेंगे? वे परस्पर पूरक भी हैं
और प्रतिद्वंदी भी। पूरक इसलिए कि दूसरे के बिना खेल ही नहीं हो सकता, क्या, और प्रतिद्वंदी बिना खेलें किससे? भाई एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? आजकल लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर इस तरह से भी खेल लेते हैं, दूसरी पार्टी कंप्यूटर होता है क्या, और एक पार्टी अपन हो जाते हैं। तो लेकिन जब तक सामने वाला होगा नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं होगा, तो खेलेंगे किससे, क्या? तो प्रतिद्वंदी बिना खेल में मजा नहीं आएगा, और पूरक बिना खेलेंगे कैसे? खेल नहीं हो सकता, दो तो चाहिए ही। अतः शतरंज के खेल में प्रतिद्वंदी पूरक ही तो है। जब वह प्रतिद्वंदी है तो विरोधी है। प्रतिद्वंदी माने क्या होता है? विरोधी है भाई साहब, प्रतिद्वंदी है तो हमारा कॉम्पिटिटर है। प्रतिद्वंदी माने क्या होता है? कंपटीशन चल रहा है आपस में, क्योंकि विरोधी ही तो प्रतिद्वंदी होता है। पूरक होने से मित्र भी है, क्योंकि मित्र ही तो आपस में खेलते हैं। शत्रुओं से खेलने कौन जाता है? शत्रुओं के साथ में कौन खेलेगा? इस प्रकार हम देखते हैं कि शतरंज के खेल में शतरंज के दो खिलाड़ी परस्पर मित्र भी हैं और विरोधी भी हैं। बात समझ में आई क्या? अब आपको लगेगा यार ये बात क्या कह रहे हो यार, समझ में नहीं आ रही है यार हमारे को। मैं इसको कई उदाहरणों से इस प्रसंग को समझा सकता हूं। अभी शतरंज के खेल का उदाहरण पढ़ ले में अपन, फिर और उदाहरणों से अपन चर्चा कर लेंगे। बात गले उतरनी चाहिए। क्या कहा? शतरंज के दो खिलाड़ी परस्पर मित्र भी हैं और विरोधी भी हैं। मित्र और विरोधी दोनों हैं, ये बात गले उतर रही है या नहीं आपके? मित्र नहीं है तो शत्रुओं से खेलने कौन जाता है, और विरोधी नहीं है, और यदि वो ये कहे सामने, जैसे बच्चों के साथ में खेलते हैं ना, तो फिर खेल में मजा ही नहीं आएगा। ले बेटा मैंने हाथी यहाँ रख दिया, ले तू पीट ले। ये मेरा वजीर यहाँ है, ले तू पीट ले, कोई बात नहीं। नहीं नहीं तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे कैसे हरा सकता हूँ। तो फिर एक दूसरे की ऐसे करते रहे, फिर काय का खेल होगा? फिर खेल में तो तब मजा आता है कि क्या मजाल, नहीं 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 उंगली हट गई थी देख यहाँ से। क्या? नहीं नहीं चल चुका है, चल, नहीं नहीं रख दिया, अब कुछ नहीं होगा भैया, अब तो कुछ नहीं, अब तो पीटूंगा मैं इसको। तब जाकर के खेल में मजा आता है। तो ये कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ, माने एट ए टाइम, हमारा मित्र भी हो और शत्रु अर्थात विरोधी भी। हाउ इट्स पॉसिबल? ये बात समझ में ही नहीं आ रही है हमारे को, है? देखिए ऊपर जहां आपको दिखाई दे रहा है, आप कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ हमारा मित्र भी हो और शत्रु अर्थात विरोधी भी। पर अपेक्षा ध्यान में रखकर गहराई से विचार करेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब दादा की जरा शैली देखना। मैं पूरा पैराग्राफ दादा के शब्दों में पढ़ रहा हूं, बड़ा मजा आता है, महिमा आती है दादा की किस शब्दावली का प्रयोग किया है। जीवन में वे दोनों मित्र ही नहीं, घनिष्ठ मित्र हैं। उनमें ऐसी मित्रता देखी जा सकती है कि एक दूसरे के पीछे जान की भी बाजी लगा सकता है। पर खेल में प्रतिद्वंदी, विरोधी, शत्रु भी ऐसे कि चाहे जान चली जाए पर सामने वाले के बादशाह को शह दिए बिना न मानेंगे, प्यादे कोई नहीं, वजीर को भी मारे बिना न रहेंगे। जीवन में वे एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं पर खेल में नहीं। जीवन में क्षमा कर देगा, अरे कोई बात नहीं यार, दोस्त ही तो है मेरा, क्या फर्क पड़ गया, पर खेल में नहीं। खेल में तो उसे हराने की निरंतर जी जान से कोशिश करते हैं। यदि ना करें तो फिर खेल में वे आनंद न आएगा जो आना चाहिए। बोलो ख्याल में आ रही है बात? देखो घुमाओ इसको आगे, अगला पैराग्राफ पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं, पूरा ले लो पैराग्राफ। खेल में खेल के प्रति ईमानदार, खेल के पक्के, और जीवन में जीवन के प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के। जैसे दो खिलाड़ी होते हैं वैसे जिनवाणी में भी दोनों नए अपने अपने विषय के पक्के हैं। क्या? जिसका जो विषय है उसे वे अपना अपना विषय बनाते हैं। विषयगत विरोध के कारण
वे परस्पर विरोधी भी हैं और सम्यक श्रुत ज्ञान के भेद होने से अभिन्न साथी भी है। दोनों ही अपने काम के पक्के हैं, अपने अपने काम पूरी ईमानदारी से बखूबी निभाते हैं। क्या गजब स्वरूप कह रहे हैं भाई साहब। निश्चय और व्यवहार का दोनों के अपने अपने काम है, इनमें विरोध नहीं है। विरोध क्यों नहीं है इन दोनों में? विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि वे दोनों ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश है। आप कैसे कह सकते हो भाई साहब? दोनों एक बाप के बेटे हैं, श्रुति ज्ञान के बेटे हैं, दोनों दोनों सगे भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, एक को छोड़ करके दूसरा होता नहीं है। अकेला निश्चय ज्ञानियों के जीवन में अकेला निश्चय हो और अज्ञानियों के जीवन में अकेला व्यवहार हो, ऐसा नहीं चलता है। ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाले किसी व्यक्ति के दो पैरों के समान है। कभी एक आगे होता है तो कभी दूसरा, फिर कभी पहला आगे हो जाता है तो फिर कभी दूसरा। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के दो पैर माने कभी निश्चय मुख्य हो गया है, कभी व्यवहार मुख्य हो गया है। अभिन्न साथी हैं, विरोधी नहीं है। तुम दोनों को एक समान लेवल पर रखने जाओगे तो कदम रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आ रही है बात? दोनों को साथ साथ में चलने, कभी प्रतिपादन में तो कभी निश्चय मुख्य होगा, कभी व्यवहार मुख्य होगा, लेकिन है दोनों एक ही व्यक्ति के अंग। ये नहीं एक व्यक्ति कहे मैं तो निश्चय वाला, एक कहे व्यवहार वाला, तो बोले आदमी के टुकड़े हो जाएंगे। एक पैर को कोई ले जाए और दूसरे पैर को कोई ले जाए, कैसी स्थिति होगी? इनका विरोध अविरोध ठीक इसी प्रकार का है जैसे दो मित्रों में 36 का आंकड़ा नहीं 63 का आंकड़ा होता है। 36 और 63 में जो फर्क है ये ख्याल में आ गया होगा। हम कभी कभी कहते हैं अरे भाई साहब इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा है। 36 माने कैसा? ऐसा 36 माने समझ में आ रहा है? 3 का मुंह इधर है और 6 का मुंह इधर है, एक का मुंह पूर्व में है और दूसरे का पश्चिम में। ऐसा निश्चय व्यवहार में 36 का आंकड़ा नहीं है। तो साहब निश्चय व्यवहार में भी तो एक का मुंह पूर्व में और दूसरे का पश्चिम में है कि हाँ है ना, एक का पूर्व में और दूसरे का पश्चिम में, लेकिन ये अंक है 63 का। ये ऐसे आमने सामने दो दुश्मनों के मुंह भी विपरीत दिशाओं में होते हैं और दो मित्रों के मुंह भी विपरीत दिशाओं में होते हैं। क्या भाई साहब, जब हम आपके सामने खड़े रह करके, हर्षवर्धन जी साहब, जब आपके सामने खड़े रह करके हम बात करें आपसे, बोलो, तो क्या होगा? हमारा मुंह पूर्व में है और आपका मुंह पश्चिम में है, आमने सामने खड़े रह करके बात कर रहे हैं दोनों मित्र। बोलो विरोधी हैं क्या? नहीं साहब, दोनों के मुंह अलग अलग दिशाओं में विरोधी हैं। बोले अलग अलग दिशाओं में मुंह होने पर पूरक भी हो सकते हैं, अकेला विरोधी नहीं। दो परस्पर विरोधी काम करते हुए एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। आप उन्हें अकेला विरोधी ही क्यों समझते हो? हम इसे व्यापार के उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। दुकान पर काम करने वाले दो भाई हैं और वे दोनों भाई दुकान पर काम कर रहे हैं। एक भाई दुकान पर बैठ करके माल बेचता है और दूसरा भाई बाजार से सामान लेकर के आता है। क्या फैक्ट्री से ऑर्डर करता है, सामान लेकर के आता है। एक भाई दुकान भरने का काम करता है, सामान लाएगा तो दुकान भरेगी ना, और दूसरा भाई दुकान पर बैठ करके बेचने का काम करता है। कहने का मतलब दुकान खाली करने का काम करता है। एक दुकान खाली कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दुकान भर रहा है। बोलो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या नहीं है? यदि आप दो भाई मिलकर के व्यापार करते हैं तो क्या आप एक दूसरे के ऊपर यह कहकर के झगड़ते हैं यार मैंने अभी तो खाली किया था, तूने फिर ला करके भर दिया? क्या वो ये कहता है कि यार अभी तो माल लेकर के आया था, तू इतना जल्दी खाली कर देता है? क्या उनमें झगड़ा है? एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है। ऊपर से देखने पर तो दोनों के काम विरोधी जैसे दिखाई देंगे, लेकिन सच में वे दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये दुकान भरने और खाली होने की प्रक्रिया जितनी ज्यादा संपन्न होगी, जितनी जल्दी जल्दी संपन्न होगी, हमारा बिजनेस उतना ही तेज गति से बढ़ेगा, व्यापार उतना ही बढ़ेगा और लाभ उतना ही ज्यादा होगा। दोनों के प्रयास यही रहते हैं। माने दोनों का उद्देश्य बिजनेस बढ़ाना ही है ना, दुकान खाली करने वाले और बढ़ाने वाले का।
बिजनेस एक ही है ना। देखिए यहां तो फिर विरोध की स्थिति ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। मैं इसको एक स्टेप आगे चल करके कुछ दूसरे प्रकार से विरोध अविरोध के संदर्भ में कहता हूं। सुनना जरा, मार्मिक बात है थोड़ी सी। दुकान पर जो व्यक्ति बैठता है वो व्यक्ति उधार माल बेचता है। क्या ये माल उधार बेच रहा है? जो व्यक्ति आता है बेचता है, और दूसरा भाई उस उधार की वसूली करने के लिए घर घर जाता है पैसे लेने के लिए। तो लोगों को वो दुकान वाला जो भाई है वो तो देवता जैसा दिखता है। अरे यार जब जाओ मुस्कुरा करके बात करता है, जब जाओ हमारे को माल दे देता है, कभी कुछ पूछता ही नहीं है। और ये देखो ये राक्षस फिर आ गया मांगने के लिए, ये बड़ा दुष्ट है। मैं आपसे पूछता हूं, जो उधार दे रहा है उसमें और जो वसूली करने जा रहा है उसमें, क्या इन दोनों में परस्पर में विरोध है? वो उधार दे रहा है तभी तो वो वसूल करने के लिए जा रहा है। वो वसूल तभी तो कर रहा है जबकि उसने उधार दिया है। दोनों की अपनी अपनी ड्यूटी है। 6 महीने बाद में दोनों की ड्यूटी यदि बदल जाए, उसको यदि बिठा दिया जाए कि तुम्हें माल बेचना है, उधार देना है, और तुम्हें वसूली के लिए जाना है, तो तुम्हें वो राक्षस नजर आने लगेगा। यहां दादा ये कहना चाह रहे हैं, अपने अपने काम के पक्के हैं दोनों, ईमानदार है, निश्चय निश्चय का काम करता है, व्यवहार व्यवहार का काम करता है, और दोनों मिलकर के एक ही काम करते हैं, वस्तु को समझने समझाने का। प्रयोजन एक ही है, आत्मानुभूति तक पहुंचाने का, वस्तु स्वरूप तक पहुंचाने का। चलिए चर्चा तो हो गई है काफी, यद्यपि प्रकरण तो लंबे हैं, लेकिन फिर भी पूरा ही करते हैं। हो ही गया है, समय भी हो गया है अपना। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे, इन बातों को इतने अच्छे ढंग से समझाएंगे कि आखिर निश्चय और व्यवहार दोनों के काम एक समान, ऐसा इनके विरोध अविरोध के संदर्भ में, प्रतिपाद्य प्रतिपादक के संबंध में, निषेधक निषेध्य के संदर्भ में बड़ी सुंदर चर्चाएं ये आगे उदाहरण सहित करने वाले हैं। बहुत मार्मिक इंटरेस्टिंग मजा आए ऐसा ऐसी चर्चाएं हैं। हम इन चर्चाओं को कल और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। आप लोगों के माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे दी जाए। किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। अवनीश भाई कोई बात हो तो आप रखें जरूर सामने। बोलिए भाई साहब। धन्यवाद। लो ये क्या सामने रखा, प्रश्न रखो कोई हो तो, और यदि कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर हम तो फिर जनवाणी की वंदना करते हुए संपन्न करेंगे क्लास को। चलिए फिर कोई नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। भैया कोई है क्या हमारे साथियों में, विद्यार्थी वर्ग में किसी तरह के कोई प्रश्न करने वाले? संयम, संभव, सुष्मित, बोलो भाई, कपिल, देख रहे हैं कोई? शाश्वत, भव्या, केयूर, कोई नहीं है? चलो कोई बात नहीं। जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो वरियंत, नमो सिद्धार्थ, नमो गच्छाय, नमो लोये सव्य साधु।